नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य मुग़ल काल की, जो कि हमने 6 प्रमुख मुग़ल शासकों के बारे में विस्तार से देखा। उसके बाद में आज हम बात करेंगे उत्तरवर्ती मुग़ल शासक, कहने का मतलब बादशाह और मुग़ल साम्राज्य का पतन, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। अयोग्य उत्तराधिकारी, जागीरदारी संकट गहराने लगा, मनसबदारी प्रथा आदि के कारण कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। तो आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक होंगे, जो कि बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय जफर तक, जो कि 1707 से लेकर के 1857 वैसे कहा जा सकता है 1862 ईस्वी तक, क्योंकि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु होगी वो 1862 ईस्वी में होगी। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सुनना, क्योंकि इसके अंदर कई महत्वपूर्ण बातें आएंगी जो कई बार पेपरों में आ जाती है, ऐसी महत्वपूर्ण बातें या कथन। तो कहने का मतलब है कि हमें आज ये देखना है कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासक या बादशाह कौन हुए हैं। कहने का मतलब है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, कोई प्रतापी शासक या बादशाह नहीं बना था। हाँ, बादशाह बहुत बने, शासक बहुत से बने, नाम भी कई अच्छे अच्छे होंगे, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, लेकिन उनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं होगी, जिसके कारण कहा जाता है, जिससे मुग़ल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया, क्रमशः पतन आरंभ हो गया, ऐसा माना जाता है। और इसी वातावरण का फायदा यूरोपीय कंपनियों ने उठाया, विशेषकर फ्रांसीसी कंपनियां और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड ब्रिटेन की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों का जमकर फायदा उठाया, क्योंकि देखा गया कि मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है, कोई योग्य, कोई ये मानो कि अच्छा शासक, प्रतापी शासक नहीं है, सभी निर्बल, कमजोर, अयोग्य, ये मानो कि अनुभवहीन ही शासक बने थे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है बहादुर शाह प्रथम। नाम तो बहादुर है, बहादुर शाह प्रथम, जैसे बहादुर शाह जैसे कोई गुण नहीं थे, जो कि 1707 से लेकर 1712 तक शासन करेगा, जो कि इसका नाम होगा मुअज्जम शाह आलम प्रथम भी इसको कहते हैं। शाह बेखबर नाम भी इसी को दिया गया था, क्योंकि कोई योग्य नहीं था एक प्रकार से। तब कहा जाता है कि इतिहासकार खफी खां ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहने लगे, इतना लापरवाह था। तो कहा जाता है कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसमें इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तीनों भाइयों के बीच। फिर कहा जाता है कि 65 वर्ष की अवस्था में मुअज्जम सम्राट बना, क्योंकि अपने दोनों भाइयों को मार देगा या हरा देगा, हटा देगा अपने सिंहासन से और खुद बन जाएगा सम्राट। ये एक शांति प्रिय व मिलनसार स्वभाव का था। वैसे ही देखो दोस्तों, 65 वर्ष का होगा तो कोई जोश तो है ही नहीं, कोई युवा तो है ही नहीं, तो शांति प्रिय मिलनसार होना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। सभी के साथ मिलकर चलेगा तो ही बादशाह रह सकता है, अन्यथा उसे बादशाह कौन बने रहने देगा। तो कहने के लिए शांति प्रिय और मिलनसार था, क्योंकि 65 वर्ष की अवस्था में ये सम्राट बना था।
कहा जाता है कि मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति भी अपनाई थी। स्वाभाविक है बनाना, क्योंकि ये कोई उनके साथ लड़ नहीं सकता था, एक प्रकार से विरोध नहीं कर सकता था। तब कहा जाता है कि बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। ये भी कहा जाता है कि 1683 में इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया जो उनके कैद में था उस समय 1683 से उसे भी। और कहा जाता है कि बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाई गई घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी, क्योंकि पता था जनता का सहयोग होना जरूरी है, तो ही वह बादशाह बना रह सकता है। तो ये सारे कार्य किए। और कहा जाता है कि सिख नेता बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। कब? 1712 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और माना जाता है कि इसकी मृत्यु पर कहा था, किसने? सर सिडनी ओवेन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक क्षुद्धता और शक्तिहीनता का घोतक था। कहने का मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। इसके बाद में तो जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं वो एक प्रकार से ये मानो कि मुगल सम्राट के अंदर शक्तिहीनता के ही सूचक थे, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में जो अगला शासक बनेगा जहांदर शाह, जो कि 1712 से लेके 1713 कुछ समय के लिए ही बनेगा। इसके अंदर भी कहते हैं फिर उत्तराधिकारी का। अब ये मानो कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक सम्राट बने हैं उनके अंदर उत्तराधिकारी के युद्ध होंगे। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह के एक योग्य बेटे कौन? जहांदर शाह ने अपने भाई अजीम उस शाम, रफी उस शाम तथा जहान शाह, ये इसके तीन भाई थे, इनकी हत्या करके ये शासक बनेगा। और अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से उसे ये मानो शासक बनाता और उसे ये वजीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर देगा। नियुक्त किया था उसको, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि बहादुर शाह के शासनकाल के बारे में खफी कहानी लिखा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। वजीर जुल्फिकार खां ने अपने एक चाटुकार सुभंग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। कहने का मतलब उनकी चलती थी, इस बादशाह की नहीं चलती थी। और कहा जाता है कि इसको लम्पट मूर्ख शासक भी कहा जाता है। और इसकी भी ये मानो अंत में हत्या कर दी जाती है। कब? 1713 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरा शासक आएगा फर्रुख सियार का सियार ही है, जो कि डरपोक शासक होगा। 1713 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक शासक बनेगा। यह केवल नाम मात्र का शासक था। इसे मुगल सियासन पर सैयद बंधुओं कौन थे? अब्दुल्ला खां। ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि ये सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा के सहयोग से मिला था इसको मुगल सिंहासन, और इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी। फिर सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला, जो कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करेगा। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कौन करता है? रफी उद दौला। और इसी समय रफी उद दरजात, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम समय शासन यही करेगा, मात्र 3-4 महीने लगभग शासन करेगा, को मुगल बादशाह बनाया। इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखना। ये नाम तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना ही है।
रफ़ी उद दरजात सबसे कम समय रहने वाला यही था। कहने का मतलब है कि सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे को सम्मानित करने के लिए फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर पद तथा हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया था। तुरानी मध्य एशियाई मूल, ईरानी, फारस और खुरासान के तथा हिंदुस्तानी विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। तो याद रखना, ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे उस समय, सक्रिय थे उस समय, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब फर्रुखसियार की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच में सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। अब उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा वो है मोहम्मद शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। ये क्वेश्चन जरूर याद करना प्यारे विद्यार्थियों, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक शासन करेगा। जो रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से 1719 को मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बना था। कहने वाला इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, और इसको भी किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने ही बनाया था। सैयद बंधु कौन थे? तो याद ना, एक तो अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन अली खां बराहा। ये दोनों नाम जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में कहा जाता है इसी के समय फारस के शासक नादिर शाह, जो कि ईरान का नेपोलियन कहलाता है, ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। बहुत ही वेरी मोस्ट कि उसने नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक या बादशाह के समय किया? सम्राट के समय। तो याद रखना, मोहम्मद शाह के समय, रंगीला बादशाह। कहा जाता है कि इसने भारत पर आक्रमण किया तथा धन संपत्ति लूटी, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा यहां से ले गया। भारत से कोहिनूर हीरा ले गया एक प्रकार से। और कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में तथा हिंजड़ों में बिताने तथा उसमें असंयमत और विलासी आचरण के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। और अंत में 1748 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। ज़्यादा समय ये भी अच्छा योग्य शासन नहीं कर सका। उसके बाद में आता है अहमद शाह। तो ये छोटे छोटे बादशाह या शासक बने थे जिसे हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कह सकते हैं। और कहने का मतलब मुगल साम्राज्य अब धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं बना। सारे उत्तराधिकारी ये मानो कमजोर थे, अयोग्य थे, अनुभवहीन थे, विलासी थे, नशे में रहते थे, आलसी थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इसी कारण तो कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इनके साथ ही अंत में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो शासक बनेगा वो अंतिम होगा। तो हम बात कर रहे थे नंबर 5 जो मुगल बादशाह बना था, नंबर 5 अहमद शाह। 1748 से 1754 मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह 1748 में मुगल बादशाह बना। वह बहुत ही अयोग्य शासक था। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, ये बात कहने की है, अयोग्य तो सभी थे, तो कहने के लिए वह बहुत ही अयोग्य शासक था। और कहा जाता है कि अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भी इसके समय में आक्रमण किया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल 5 बार कहा जाता है कि भारत के ऊपर आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण किए थे। 1748 से लेकर के और 1759 तक कहा जाता है कि 5 बार इसने आक्रमण किए थे, जो कि अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण 1767 में होगा भारत के ऊपर। भारत में वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते ये भारतीय प्रदेश की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला
नजीबुद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था ऐसा माना जाता है। 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया। कहने के अलावा अहमद शाह भी चला जाएगा, किसी दूसरे के ये मानो सहयोग करने से उसे भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद में आएगा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमादुल तुलक का कठपुतली शासक था। अरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी एक प्रकार से कठपुतली तो थे, विलासी तो थे, आलसी तो थे, योग्य नहीं थे, कमजोर थे, निर्बल थे, अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे थे। ये तो रंगरलियों में रहते थे, नशे में रहते थे, आलसी टाइप के ये मानो शासक थे, जो अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाए। जो इतना सुदृढ़ साम्राज्य बनाया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने आकर के उसका धीरे धीरे पतन शुरू कर दिया। तो कठपुतली शासक था। इमाद ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गोहार शाह जो कि शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, अगला मुगल बादशाह बना ऐसा कहा जाता है। आलमगीर द्वितीय जो कि एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक माना जाता है। उसके बाद में अगला बनेगा 7वां शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806 ईस्वी। यह केवल नाम मात्र का शासक था। अरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी नाम मात्र के ही तो थे, तो मैं बार बार लिख रहा हूं कि ये योग्य नहीं था, ये नाम मात्र का था, ये मानो कि वह किसी भी प्रकार से शासन करने के लायक नहीं था। तो कहने के अलावा नाम मात्र का शासक था शाह आलम द्वितीय। शासन की वास्तविक शक्ति गाजीउद्दीन फिरोज जंग के हाथ में थी। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वही फैक्ट याद रखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि सभी की कहानी याद रखना जरूरी नहीं है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही बातें ऐसी महत्वपूर्ण है जो पूछी जा सकती है, उन पे गौर जरूर करना। कई बार हम 6 मुगल बादशाहों के बारे में ही पढ़कर रह जाते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं देखते, लेकिन एग्जाम में पेपर सेटर हो सकता है इसमें से क्वेश्चन बना ले, तो इसलिए एक बार तो इनकी रीडिंग जरूर करनी है। उत्तरवर्ती मुगल शासकों की, बादशाहों की, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसकी कहानी। तो कहने के लिए शाह आलम द्वितीय के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तीसरा। और कहा जाता है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ वो भी इसी ने लड़ा था। बक्सर के युद्ध में इसने भाग लिया था और परास्त हारा भी था। बक्सर के युद्ध में ये हारा भी था और यह अपने अमीरों, मराठों तथा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। जैसा वो कहते वैसा इसे करना होता था। शाह आलम द्वितीय। उसके बाद में अगला जो बनेगा अकबर द्वितीय 1806 से 1837। शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था और उसके बाद में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड अगला मुगल बादशाह बना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। कौन? अकबर द्वितीय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना अकबर द्वितीय था।
अकबर द्वितीय था और 1837 में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी भी मृत्यु हो गई 1837 में, ऐसा माना जाता है। जो कि ये मानो कि नाम मात्र का ही शासक था। इसके शासनकाल में अंग्रेजों की शक्ति में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय जाफर, बहादुर शाह द्वितीय, सबसे पहले भी आया था बहादुर शाह प्रथम और ये बहादुर शाह द्वितीय, नाम ही है बहादुर, वैसे बहादुर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। 1837 से लेकर के 1857, वैसे मृत्यु 62 में होगी। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से लेकर के 1862 ईस्वी तक अंतिम मुगल सम्राट हुआ। अंतिम फाइनल लास्ट मुगल सम्राट यही था। इसके बाद में कोई भी मुगल बादशाह नहीं बना। 1857 के विद्रोह, 1857 की महान क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह में इसे गिरफ्तार कर, कहां पे, हुमायूं के मकबरे में इसे और इसके पुत्रों को गिरफ्तार कर रंगून, बर्मा, म्यांमार, रंगून क्या है, म्यांमार की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, वहां भेज दिया, निकाल दिया, वहां पे बंदी बना लिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और कहते वहीं पे इसका मकबरा है, जो भारत से बाहर मकबरा इसी का बना। वैसे बाबर का भी काबुल में है, जो वर्तमान में भारत से बाहर है। तो वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों, दो ऐसे मुगल शासकों के मकबरे जो वर्तमान में भारत से बाहर है, एक तो बाबर जो कि काबुल में, और दूसरा याद रखना अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जाफर, उसका कहां पे, रंगून में। एक पहले बादशाह का जो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, और एक अंतिम मुगल बादशाह का बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति के समय भारत का ये मानो मुगल बादशाह, मुगल शासक था। उसके बाद में इसकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूपेण अंत हो गया, पूर्ण रूपेण अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब बहादुर शाह द्वितीय जाफर ही अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय जाफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे, और उसकी कब्र पर, उसके मकबरे में लिखा हुआ भी है कि जाफर तेरे लिए हिंदुस्तान की 2 गज नसीब नहीं हुई, तेरे को हिंदुस्तान की। कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में इसने पहले ही एडवांस में ही अपनी कब्र खुदवा ली थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे को यहां दफना देना, लेकिन वो 2 गज जमीन भी इसे नसीब नहीं हुई, जो कि कहां, रंगून में इसका मकबरा बना, वहां पे इसे दफनाया गया था। कहा जाता है कि सैयद बंधुओं को उत्तरोत्तर मुगल काल में शासक निर्माता की उपाधि प्राप्त थी, किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। किसने, याद रखना, सैयद बंधुओं ने। किसने निभाई थी, सैयद बंधुओं ने। ये रहा वेरी वेरी मोस्ट है, अब्दुल खां और हुसैन अली खां बराह, इन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। इन्होंने कुल 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया, जो इस प्रकार से, जैसे कि रफ़ी उल जात, रफ़ी उद दौला, उसका फखरुशियार, नेकसियर, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह, 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाने का योगदान इसे किंग मेकर की भूमिका निभाई थी सैयद बंधुओं ने। किसने निभाई थी, सैयद बंधुओं ने निभाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने कहा है कि, एक इतिहासकार में यदुनाथ सरकार, उसने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जब सोने को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। जब औरंगजेब जैसे शासक ही ये मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण बने, तो फिर इन शासकों का तो था ही क्या,
इनके पास तो कोई योग्यता नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था, ये तो कमजोर थे, निर्बल थे, आलसी थे, विलासी थे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। उसके बाद में आप देखोगे मुगल साम्राज्य के पतन के निम्न कारण रहे। सबसे पहला कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीति, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, यहां तक कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी अत्याचार किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति। दूसरा औरंगजेब की दक्षिण की नीति, जो कि उसमें दक्षिण में उसका कब्रिस्तान बन गया, तो ये भी उसके लिए घातक सिद्ध हुई और ये मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनी औरंगजेब की दक्षिण नीति। अयोग्य सम्राट, औरंगजेब के बाद जितने भी शासक बने, जितने भी सम्राट बने, वो अयोग्य थे और धीरे धीरे वो पतन की ओर ही ले गए। किसी में भी योग्यता नहीं थी महान सम्राट अकबर की तरह, शाहजहां की तरह शासन कर सके। नंबर 4, साम्राज्य की विशालता। इतना बड़ा साम्राज्य बन गया मुगल साम्राज्य कि ये छोटे छोटे अयोग्य शासक उसे संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे ये मानो जो क्षेत्रीय राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे थे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 5, मराठों का उत्थान। मराठे वो अपनी शक्ति के साथ सामने आने लगे, उन्होंने अपना जोश, अपना दमखम दिखा दिया, उसके कारण में मुगल साम्राज्य ज्यादा टिक नहीं पाया उनके सामने। उसके बाद में आर्थिक दुर्बलता, धीरे धीरे आर्थिक दुर्बलता भी आ गई, उनका खजाना राजकोष भी खाली होने लगा था, इस कारण भी पतन हुआ। निर्कोण शासन, इन्होंने अपनी मनमर्जी की, विलासिता के कारण कह दो, असंयमत के कारण कह दो, या एक प्रकार से रंगरलियों में रहने के कारण कह दो, या जो मारवाड़ी में कहते हैं मैं की भावना थी इनमें, तो वह निर्कोण शासन भी इसके पतन का कारण बना। विदेशी आक्रमण, विदेशियों के जो आक्रमण हुए उनको भी ये सह नहीं पाए, जैसे कि नादिर शाह का है, अहमद शाह अब्दाली का है, तो ये विदेशी आक्रमण भी इनके पतन का कारण बना। अंग्रेजों का उत्कर्ष, अंग्रेज उनका भी उत्कर्ष, उत्थान होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य जो भी अंग्रेजों की कंपनियां थी वो यहाँ अपने राजदूत भेज करके धीरे धीरे आर्थिक पकड़ की और आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 10वां, सैयद बंधुओं का उत्थान। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी बना कि सैयद बंधुओं ने अपनी चलाना शुरू कर दिया, जिसे मुगल सम्राट बादशाह जो भी बने उसके ये मानो कि एक प्रकार से 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया था, तो उस समय सैयद बंधुओं की ही चलती थी। तो मुगल बादशाह तो नाम मात्र के थे, कठपुतली मात्र थे। उसके बाद में 11, उत्तराधिकार के नियम का अभाव, कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि औरंगजेब के समय से ही शाहजहां के बाद ये मानो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने शुरू हो गए। शहजादों ने अपने अपने तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध लड़े, जिसके कारण ये मानो कि कोई योग्य शासक नहीं बन सका और उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव हो गया। ये सभी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। प्यारे दोस्तों, तो आज हमने बात की उत्तरवर्ती मुगल शासक या बादशाह, जो हमने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये 9 बादशाह या शासक देखे और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये छोटी सी कहानी देखी। संक्षेप में बहुत कुछ देखा लेकिन सब कुछ नहीं देखा। कहने का लव बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, तथ्य यहाँ पर हमने संग्रहित किए हैं, उनके बारे में ही हमने पढ़ा है, समझा है, जबकि और बहुत सी कहानियां हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनते हैं वो अति महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इनको तो जरूर याद रखना है। अंतिम बादशाह याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय जाफर, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला अकबर द्वितीय, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय और बक्सर युद्ध के समय कौन था, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद में मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। ये जरूर याद ना, रंगीला बादशाह, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है नादिर शाह वाला।
नादिर शाह वाला जो ईरान का नेपोलियन कहलाता है, इसने यहाँ पर आक्रमण किया, लूट खसोट की, धन संपत्ति ले गया, मयूर सिंहासनी ले गया उठा करके, कोहिनूर हीरा भी ले गया। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। पहला कौन था? शाहजहां। पहला कौन था? शाहजहां। और सबसे कम समय रहने वाला रफी उद दरजात, मात्र 3-4 महीने ही बादशाह रहता है। सियद बंधुओं ये याद रखना, अब्दुल खां और हुसैन अली खां बरहा, जो कि इसके संरक्षण में एक प्रकार से 6 मुगल शहजादे ये मानो बादशाह बने थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि सैयद बंधुओं को उत्तरोत्तर मुगल काल, जब मुगल काल उत्तर के पतन की ओर जा रहा है, एक प्रकार से समाप्ति की ओर जा रहा है, तो उस मुगल काल में शासक निर्माता किंग मेकर की उपाधि प्राप्त थी। किंग मेकर यही थे, शासक बनाने वाले प्रमुख यही थे। इनके द्वारा ही ये मानो मुगल शासक बनते थे। उसके बाद में डरपोक शासक फर्रुखसियार, उसके बाद में लंबपट मूर्ख किसे कहा है? जहांगीर शाह को कहा है। वहीं आप देखोगे एक प्रकार से कमजोर शासक जो बना था औरंगजेब के बाद, उसका उत्तराधिकारी जो कि मुअज्जम या शाह आलम प्रथम और शाह बेखबर है। कोई खबर नहीं है साहब को, क्योंकि वो तो रंगरलियों में रहता है, वो तो अयोग्य है, विलासी है, आलसी है। तो इसीलिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, पतन हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन दशाओं स्थितियों का अवलोकन करेंगे जो रिट के अंदर अलग से दे रखा है। और उसके बाद हम बात करेंगे राजपूत और मुगल संबंधों की, मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध, ये टॉपिक भी है। और इसके अंदर हम एक बात और भी करेंगे, और वह सूरी वंश, शेरशाह सूरी के बारे में हम देखेंगे। इतिहास है, बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, चिंता मत करो, तैयार करते रहो, मेरे साथ बने रहो, जो कि इतिहास के संपूर्ण टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे वो आप कहोगे कि सर आप संक्षेप में करवाते हो, शॉर्ट में, लेकिन अति महत्वपूर्ण बातें प्यारे विद्यार्थियों मैं बताता हूं आपको। सारी बातें नहीं बता पाता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जरूर, क्योंकि आपके एग्जामों और पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, इनको जरूर तैयार करना। क्या पता इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी जाए। तो हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की, सूरी वंश की, जो कि 1540 से लेकर के और 1555 15 वर्ष जो मुगल साम्राज्य के बीच में एक नया वंश, एक अलग से वंश शासन करेगा दिल्ली पे, सूरी वंश, उसके बारे में भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो, इस क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लगा होगा, लेकिन क्लियर कर लेना, वैसे ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास में मोस्ट है तो सब है और मोस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको तो जरूर तैयार करना, अपने नोट्सों में लिखना। ये 6 शासकों के बाद में जो 9 उत्तरवर्ती मुगल शासक बने, जो 6 तो हमने अलग से विस्तार से देखा था, उनके बारे में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद में उत्तरवर्ती जो मुगल शासक बादशाह हुए हैं 9, उनके बारे में आज हमने देखा है, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी इन्हें ही कहा जा सकता है। इस टॉपिक को मुगल साम्राज्य का पतन भी कहा जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं, और आपने जो ये वीडियो इतने प्रेम से, इतने बढ़िया से देखा है, तो आपका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ धन्यवाद।